नमस्ते साथियों। आज हम हिंदी मिनी सीरीज़ की इस कड़ी में समाधान की बात करेंगे और चूंकि ये बड़ा विषय है, इस बातचीत को हम अगली कुछ कड़ियों में जारी रखेंगे। इसलिए पूरी प्लेलिस्ट देखना न भूलें। हकलाना क्या है ये तो हम समझ गए। अब बड़ा सवाल ये है कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यानी क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि विकल्पों की फहरिस्त काफ़ी लंबी है। ये फहरिस्त लंबी क्यों है, थोड़ा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। क्योंकि अगर एक वजह होती हकलाने की, जैसे कोई बैक्टीरिया या और कोई पैथोजन, तो इसका इलाज कोई एक एंटीबायोटिक या कोई एक दवा होती, या इंजेक्शन होता, या अगर इसकी वजह सिर्फ एक टाइट तेंतुआ फ्रेनुलम, जुबान के नीचे जो एक झिल्ली सी है जो उसको नीचे से बांध के रखती है, अगर उस झिल्ली का टाइट होना हकलाने की वजह होती, तो उसका छोटा सा एक ऑपरेशन जो है इसका समाधान होता। और जैसा कि पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि हकलाना किसी एक कारण से नहीं है, बल्कि एक मल्टी फैक्टोरियल मामला है, यानी इसके पीछे बहुत सारे कारक हैं। इसीलिए इसमें कई चीज़ों से मदद मिल सकती है और इसीलिए इसके विकल्पों की फहरिस्त बहुत लंबी है। ये मल्टी फैक्टोरियल मामला यानी हकलाना शुरू होता है जेनेटिक कारणों से, और इसका विकास होता है दिन प्रतिदिन जो हम फैसले कर रहे हैं, जो हम चॉइसेस ले रहे हैं, कहीं बोलने का कहीं ना बोलने का, हमारा व्यवहार, हमारे अनुभव, इससे इसका विकास होता है। और ये जारी रहता है एक सेल्फ परपेचुएटिंग माइंडसेट के चलते। सेल्फ परपेचुएटिंग का मतलब ये है एक ऐसा दुष्चक्र जो बाहर से किसी मदद के बगैर अपने आप ही चलता रहता है। एक बार शुरू हो जाता है तो अपने आप ही चलता रहता है। इसी को हम कह रहे हैं सेल्फ परपेचुएटिंग माइंडसेट। और इसलिए माइंडसेट का इतना महत्व है हकलाने में और हकलाने के इलाज में। तो ये इसमें इस पूरे दुष्चक्र में ज़्यादातर जो कारण हैं वो साइकोलॉजिकल हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। और जैसा हम जानते हैं कि मनोवैज्ञानिक कारण के ऊपर प्रभाव बहुत सी चीज़ों का पड़ सकता है। अगर आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को स्टडी करें तो कई बार ये इस वजह से भी हाई होता है कि आपने रात में अच्छी नींद ली। कई बार इस वजह से हाई होता है कि आपने पढ़ाई खूब सारी की हुई है। कई बार इसलिए हाई हो जाता है कि किसी दोस्त ने आपकी तारीफ़ कर दी। तो वैसा ही कुछ यहाँ भी हो रहा है कि ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हमें हकलाने में मदद मिल सकती है। और इस तरह ये समझना मुश्किल ना होगा कि भले हकलाने का क्योर ना हो, पर हकलाने को सफलतापूर्वक मैनेज करने के एक दो नहीं, बल्कि बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। यानी हम कुशल संचार करते हुए ज़िंदगी की सारी चुनौतियों और अवसरों के प्रति पूरा न्याय करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ये कड़ी और इसके बाद की कुछ कड़ियाँ इसी पहलू पर चर्चा करेंगी। हकलाने को सफलतापूर्वक मैनेज करने का मतलब थोड़ा और समझ लेते हैं। हकलाने को सफलतापूर्वक मैनेज करने के दो पहलू हैं। पहला तो ये है कि हमारे ब्लॉक इतने रिलैक्स हो जाएं कि वो ब्लॉक जैसे लगे ही ना। यानी जब हम ब्लॉक में जा रहे हैं या हमें रुकावट हो रही है बोलने में, तो हमारा मसल टेंशन बढ़ने ना पाए, हम फिर भी रिलैक्स रहें। और इसको हम कह सकते हैं कि संघर्ष जो है वो निकल जाए हमारे बोलने के तरीके में से। यानी हमारा ब्लॉक अगर है भी तो कूल ब्लॉक लगे, विदाउट एनी स्ट्रगल, उसमें मसल टेंशन ज़्यादा ना होने पाए। और दूसरी बात यह कि हकलाने को लेके हमारी जो इमोशनल रिएक्टिविटी है, हमारी जो भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है, वो कम हो जाए या दूर हो जाए। यानी हकलाने पर हम रिएक्ट करना बंद करते हैं, जैसे हम अभी करते हैं। हकलाते ही हम अपने आप को कोसना शुरू करते हैं और स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं और पूरी दुनिया को एक भिन्न किस्म की दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। वो कम हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। और ये जो है, इसी को हम हकलाहट से सफल रिकवरी मानते हैं और इसी को हम क्योर भी कह सकते हैं। इन दो बदलावों को लाने के लिए कुछ तरीके एविडेंस पे आधारित हैं, यानी साक्ष्य पे, यानी कि ठोस वैज्ञानिक साक्ष्य पर,
और कुछ ऐसे हैं जो एविडेंस पे आधारित नहीं हैं, मगर फिर भी वो कारगर हो सकते हैं। तो हम उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। एविडेंस से मतलब है जहाँ वैज्ञानिकों ने किसी टेक्निक के पहले और बाद में हकलाहट को बारीकी से उसका अध्ययन किया और एक लंबे अंतराल में जांचा परखा और उसके बाद उसको सर्टिफाई किया कि हाँ, ये टेक्निक जो है हकलाहट पे काम करती है। इतना ही नहीं बल्कि स्पीच थेरेपिस्ट ने लोगों के अपने अनुभवों को भी ध्यान में रखा है, उनको भी रिकॉर्ड किया है और उनको जो बाकी उनके साथ जो लोग रहते हैं, उनके माता पिता, उनके परिवार के लोग, उनके टीचर्स, उनके साक्ष्य को भी इकट्ठा किया है और इसके आधार पर उन्होंने किसी टेक्निक को फ़ायदेमंद बताया है। दूसरा समूह उन विकल्पों का है जिनके पीछे इस तरह का वैज्ञानिक आधार अभी तक नहीं मिला है, यह हमारी जानकारी में नहीं है। मगर हकलाहट की मानसिकता एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, ना कि भौतिक, और इसलिए ये विकल्प किसी किसी को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, ऐसा मानना मुमकिन है। मतलब हम ये मान सकते हैं कि भले इनका वैज्ञानिक आधार ना मिला हो अभी तक, मगर शायद ये मदद करते हो। तो इसलिए हम इन दोनों किस्म के विकल्पों के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम किसी अंधविश्वास को बढ़ावा भी नहीं देना चाहते। इसलिए आप ये पाएंगे कि कुछ चीज़ें जो जिसका लोग आमतौर पे जिक्र करते हैं वो शायद आपको इस लिस्ट में जो हम शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ उसमें शायद ना मिले, और इसलिए ज़रूरी है कि आप भी अपने विवेक का इस्तेमाल करें, अपने साथियों से बातचीत करें, अपने स्वयं सहायता समूह में डिस्कस करें किसी नई तकनीक का इस्तेमाल करने से पहले। आंख मूंद कर किसी टेक्निक का इस्तेमाल करने से पहले ज़रूर अपने विवेक का इस्तेमाल करें, अपने साथियों से बात करें कि इससे हटलाने पे क्या फ़ायदा हो सकता है। तो संक्षेप में अगर स्पीच थेरेपी आप ले सकें तो बेहतर है, और ये किसी भी बड़े सरकारी अस्पताल में बहुत ही कम खर्चे पर उपलब्ध भी है, क्योंकि बड़े सरकारी अस्पतालों में स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं जो हकलाने के इलाज में दक्ष हैं, ट्रेंड हैं। हो सकता है 5 साल पहले आपको स्पीच थेरेपी से फ़ायदा ना हुआ हो सकता है अब हो जाए, क्योंकि उस फील्ड में भी विकास हो रहा है, उस फील्ड में भी नई नई सोच आ रही हैं, लोग नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, और आप खुद इन पिछले 5 सालों में कुछ बदले हैं। तो जहाँ भी संभव है उसको आप एक ज़रूर मौका दीजिए। और अगर स्पीच थेरेपी किसी कारण से मुमकिन नहीं है तो टीसा में बताई टेक्निक्स को भी आप आजमा सकते हैं। बस इसके लिए थोड़ी हिम्मत, नियमित अभ्यास और अनुशासन की आवश्यकता है। थोड़ी हिम्मत, थोड़ी रेगुलर प्रैक्टिस एंड थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन। तो अगर आप स्वयं सहायता यानी टीसा वाला रास्ता ले रहे हैं तो याद रखें कि हकलाहट में जो डॉक्टर शीहान ने कहा था, आइसबर्ग, पानी के ऊपर और पानी के नीचे, ये दोनों हिस्से जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं और आपस में इंटरेक्ट करते हैं, यानी इनके बीच में अंतर क्रियाएँ चलती रहती हैं। और अगर आप सोचें तो ये इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि पानी के ऊपर वो हिस्सा है जिसके प्रति हम चैतन्य हैं, यानी हमारे कॉन्शियस एक्शंस, बोलना और बोलने पे हकलाना, पलकों का झपकना। और पानी के नीचे से मतलब है हमारे वो विचार जो हमारे अवचेतन या अचेतन मन में छिपे हुए हैं। तो जाहिर बात है हम जो कुछ भी करते हैं कॉन्शियसली, उसकी वजह से जो विचार पैदा होते हैं वो हमारे अवचेतन मन में जाकर छुप जाते हैं, और वो विचार बाद में चेतन मन में आकर हमको फिर से हकलाने के लिए मजबूर करते हैं, और इस तरह यह दुष्चक्र लगातार चलता रहता है। तो हिमखंड के ऊपर और नीचे इन दोनों हिस्सों पे काम करना, एक साथ काम करना बहुत ज़रूरी है, और इस पूरे मुद्दे को समग्रता से समझना और लेना बहुत ज़रूरी है। यानी सेल्फ हेल्प में होलिस्टिक अप्रोच बहुत ज़रूरी है, यानी न केवल टेक्निक बल्कि अपने एटीट्यूड पर भी काम करना ज़रूरी है, हमारी जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर भी काम करना ज़रूरी है, हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर भी काम करना ज़रूरी है, फिज़िकल फिटनेस, सोशल स्किल्स, सोशल नाते रिश्ते, इनके ऊपर भी हमें काम करना पड़ेगा। तभी जाके हम चेतन और अवचेतन मन
दोनों में जो चल रहा है उसको हम प्रभावित कर पाएंगे और उसको बदल पाएंगे। जब भी आपको लगे कि मुझे ये सब क्यों करना पड़ रहा है, मैं तो सिर्फ वॉवल्स पे अटकता हूँ, मैं तो सिर्फ के साउंड्स पे रुकता हूँ, मैं क्यों ना उसी की प्रैक्टिस कर लूँ। जब भी आपके मन में ऐसे ख्याल आएँ तो अ, उसी आइसबर्ग, उस हिमखंड की छवि अपने दिमाग में लाएं, या उस पीपल के पेड़ की छवि अपने दिमाग में लाएं, अ, जिसकी जड़ें भी उतनी ही गहरी हैं जितनी कि उसकी शाखें ऊंची हैं। और इसीलिए पीपल के पेड़ को काटने के बाद भी हर दूसरे दिन कुछ दो नई पत्तियां निकल आती हैं उसके कटे ठूंठ से। यानी पीपल के पेड़ को अगर आपको निकालना है तो आपको ऊपर का तना भी काटना पड़ेगा और नीचे की जड़ें भी खोद के निकालनी पड़ेंगी। तब तक काम अधूरा रहेगा, जब तक हम ये सारा काम नहीं करते। इस चित्र में हमने समाधान के तमाम विकल्प लिस्ट आउट किए हैं। गौर करिए, इसमें से कुछ विज्ञान सम्मत यानी एविडेंस बेस्ड हैं और कुछ विज्ञान सम्मत नहीं हैं, अभी हमारी फ़िलहाल जो जानकारी है, मगर संभवतः फिर भी ये कारगर हो सकते हैं। और इन्हीं विधियों को, इन्हीं विकल्पों को हम तीसरा में प्रमोट कर रहे हैं। इसमें ऊपर बाईं तरफ गौर करिए, वो टेक्निक्स या वो तरीके हैं जो सीधे हकलाने के क्षण को बदलने का प्रयास करते हैं। नीचे बाईं तरफ वो विधियां हैं या टेक्निक्स हैं जो हमारी बॉडी लैंग्वेज को प्रभावित करती हैं, जो बोलने और हमारी सांस और शरीर की अन्य प्रक्रियाओं के बीच में बेहतर तालमेल बैठाती हैं। ऊपर दाईं तरफ वो विधियाँ या वो टेक्निक्स हैं जो हमारी साइकोलॉजी यानी हमारे माइंडसेट को धीरे धीरे बदलती हैं। अब दाईं तरफ नीचे चौथे समूह को देखिए। इस समूह में कुछ ऐसी विधियां हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो लीक से हटकर हैं, जो संभवतः हमारे संचार कौशल को बेहतर बनाते हैं, हमारे जीवन शैली की मदद से परोक्ष रूप से हकलाने को एड्रेस करते हैं। और इनका अभी शायद कोई बहुत एविडेंस हमारे पास ना हो, मगर फिर भी इनको हम आपके साथ बांट रहे हैं क्योंकि संभवतः ये फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। इनमें बहुत सारी ऐसी केस स्टडीज़ भी हैं जो जूडिथ कस्टर के स्टटरिंग होम पेज पे हैं, और आने वाले समय में हम इन चारों समूहों को डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।